आज का दिन बहुत अद्भुत है। ज्ञान का प्रवाह भी है, ज्ञान का प्रसार भी है। और सबसे पहले साक्षी और उसकी पूरी टीम को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इतना अद्भुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और विशेष रूप से विद्वान की खोज, ये कोई आसान काम थोड़ी है विद्वान की खोज। पर जीडी वशिष्ठ जी जैसे वो कहते हैं ना, गागर में सागर भर दें, उन्होंने सोचा कि छुपे हुए गुण जो हैं आपके वो बाहर तो आए। अक्सर शिष्य ढूंढते हैं गुरु को, शिष्य ढूंढ ही नहीं सकते। ना तो उन पे आंख है, ना उन पे बुद्धि है, ना उनके पास वो अनुभव है। गुरु ही ढूंढता है शिष्य को। द्रोण ढूंढ पाए 100 कौरवों और 5 पांडवों में से अर्जुन को। परशुराम ने ढूंढ लिया कर्ण को। यह भी वैसा ही प्रयास है। और ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर सार गर्भित कुछ निर्णय निकले। और मुझसे अभी भी कहा राज शर्मा जी ने कि इस पदक के बारे में कुछ कहें। विद्वान की खोज विद्वान पदक कहें या ऋषि कुल परंपरा में इसे वशिष्ठ पदक करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बल्कि मैं तो अभी बहुत सारी बातें मैंने सुनी, थोड़ी थोड़ी मैं टिप्पणियां सब पे करूंगा। विशेष रूप से राजीव जी ने बहुत अच्छी बातें कही, अपने अनुभवों को शेयर किया। और पीछे राजन शर्मा जी, क्या गजब की प्रतिभा है। ज्ञान भी है, रूप भी है, अभिव्यक्ति भी है। बड़ी कृपा होती है गुरुओं की। ये आपके सत्कर्म हो श्रेष्ठ तो दिखने में सुंदर लगोगे, तो ज्ञान भी भरपूर होगा और अभिव्यक्ति की कला भी आपके अंदर अच्छी होगी। ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, अनंत जन्मों के कर्मों से ये मिलती हैं। कालसर्प के ऊपर मुझे ख्याल आया, मुझे मेरे दादाजी ने, बहुत बड़े ज्योतिर्विद थे और आध्यात्मिक पुरुष ज्यादा थे, भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने, मैं जब रहा हूँगा 15-16 साल का, तो मेरी जन्मपत्री देख के कहा कि ये पूर्व जन्मों में ये नाग योनि से आया है। अब मैं तो बच्चा था, मैंने कहा होगा कुछ। पर फिर उन्होंने कहा कि जब इसकी उम्र 22 वर्ष की होगी तो इसकी एक सर्प से युद्ध होगा। मैं आपको बता रहा हूं कालसर्प की बात। दरअसल ये सर्प योग है और सर्प योग शास्त्रों में है, आप ना पढ़ें बात दूसरी है। और इसके प्रमाण मैंने देखे। जब उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम 22 वर्ष के होगे पूर्व जन्मों के सर्प से तुम्हारा युद्ध होगा, मैं बड़ा हंसा। ना तो मैं मदारी हूं, ना मैं बीन बजाता हूं, मैं सर्प कहां से आएगा मेरे पास, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन वो घटना घट गई। मुझे नहीं पता मुझे बीन से क्यों मोहब्बत थी। जब भी कोई बीन बजाने वाला बीन बजाता था तो मैं बिल्कुल सब कुछ भूल के उसकी बीन सुनता था, यहां तक कि उसे पास बुला के रिकॉर्डिंग करता था। और सच तो यह है कि बांसुरी बजाना मैंने शुरू ही इसलिए किया कि मैं उस पर बीन बजा सकूं। 22वें वर्ष में वो घटना घट गई। मैं ऐसी रात के समय, एक फिल्म नागिन लगी थी, नागिन में वैसी ही बीन बजी। मैं देख के आया, जब घर आया तो देखा कि रोशनदान से एक बहुत बड़ा सांप नीचे लहरा रहा है। उस वक्त मैं कसरत करता था, मैंने कहा अभी कुचल देंगे इसे। तो
मैंने देखा सिस्टर साथ में लेटी हुई है, कहीं उसे काट ना ले। सिस्टर को उठा के मैंने दूसरे पलंग पे बिछा दिया, लिटा दिया, और उस सांप से लड़ने की मैंने सोच लिया। दरवाजे के पीछे एक लोहे की छड़ी पहले रॉड लगाते थे, मैंने वो रॉड उठा ली और सांप के फन को लेके दीवार से मैंने कस के कुचल दिया। मुझे लगा ये तो कुचला गया, लेकिन आपको एक अनुभव बताता हूं, सांप कुचला नहीं जाता, उसमें बहुत ताकत होती है। मैंने सारा बल लेके जब उसे दबाया तो सांप दबा, लेकिन जब सांप ने सांस लिया उसने वापस कर दिया वो बल। मुझे लगा सांप भी मुझसे युद्ध कर रहा है। 10-15 मिनट 20 मिनट ये ऐसे चलता रहा। फिर सांप ने वहां से अपना फन निकाला रोशनदान से और मेरे शरीर के चारों तरफ लपेट लिया। मैं कसरत करता था, पहलवानी करता था, मैंने कहा इससे क्या होगा, मैंने सांस फुला लिया। फिर उसने मेरे हाथ के चारों तरफ लपेटा मारा। खैर फाइनली वो छोटी सिस्टर जाग गई जिसको मैंने लिटाया था। वो बोली, प्राची सांप सांप सांप। मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा था, मैं चीखना चाह रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा था। पिताजी फौरन उठे और बाहर एक खोखरी, एक था जो नेपाली होते हैं, उसको बुला के लाए। उसने अपनी खोखरी से उसका सर काटा। सर कटा तो उसका खून तेजी से मेरे ऊपर, मेरी चेस्ट पे, इधर पूरे पे गिरा। गरम गरम खून था। मेरी माँ तो शिव चालीसा पढ़ रही थी, महामृत्युंजय का जाप कर रही थी। उस सर को हमने दफनाया तो मेरी माँ ने क्या कहा, पाया जी ने तो पहले ही क्या सी तेरे सांप नाल युद्ध होएगा। 18-19 साल की उम्र में उन्होंने कहा था, ज्योतिष के प्रति प्रेम तब जागा कि ये घटना घट गई। और मेरी पत्नी में कोई काल सर्पयोग वैसा नहीं था जो किताबों में लिखा हुआ उस ढंग से। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि राहु के ऐदर होए ताई होंदे ने, वो होंदे नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी सर्प है, आपकी स्पाइन पूरी सर्प है। आप जब किसी मंदिर में आके चक्कर लगाते हो ना, यही सर्प, काल सर्प है। काल मैंने समय, आप मंदिरों में जाते हो जिग जैग, आप रोज सर्प का सर्पाकार तो आपकी यात्रा होती है। कभी आप एयरपोर्ट पे जाओ तो आप यूं ही घूमते हो। अच्छा एक घटना हो, मैं क्या शायद तुक्का लग गया होगा। मेरे गुरुदेव, स्वर्गीय गुरुदेव, आज मैं उनका नाम ले रहा हूं, पंडित हंसराज सुमन जी। ये वो शख्सियत है, मुरादाबाद में थे ये। उनके पास भोजराज द्विवेदी, उनके पास राधा कृष्ण श्रीमाली, नारायण दत्त श्रीमाली, तांत्रिक बहल, मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूं, कई लोग तो अब दुनिया में नहीं है, ये सब वहां आया करते थे। मैं उनकी बस देखता था ज्योतिष विद्या को, कैसे वो भविष्यवाणियां कर देते हैं। उनके ऊपर दुख के दिन आए। उन्होंने मुरादाबाद में बुद्ध बाजार के एक दुकान खोली, छोले भटूरे की दुकान। इतना उच्च कोटि का विद्वान, पर आर्थिक तंगी बहुत तंग करती है। उन्होंने दुकान खोली और कुछ लोग कॉलेज से आए, वो शायद गुड्डे बदमाश थे, उन्होंने वहां पे छोले भटूरे खाए, पैसे नहीं दिए और जाने लगे। इत्तेफाक से साइकिल से मैं भी उधर आया तो मैंने देखा कि वो पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, भाई पैसे दो। बोला तुझसे लिए जाएं ले ले। जब मैं उस वक्त बर्दाश्त कहाँ होता था, हिंदू कॉलेज में था मैंने उसकी धुनाई करी उसी वक्त पकड़ के। तो पंडित जी क्या बोले, अनिल ना मार, ऐते रब दा मारिया होए, ये तीसरे दिन सर्प के काटने से मर जाएगा। मैं क्या पंडित जी श्राप दे रहे हो क्या? बोले नहीं पुत्र, ये तीसरे दिन सर्प के कटने से मर जाएगा। अच्छा मैं समझ में नहीं आई। 6 दिन के बाद मुरादाबाद में पंडित जी के घर में मैं था, रात के 10 साढ़े 10 का टाइम था। अचानक देखा कि ट्रैक्टर लेके कुछ गांव वाले उधर आए हुए हैं और शोर शराबा हो रहा है, और पंडित बाहर निकल। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे पंडित जी को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तो मैंने देखा कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं, वो कह रहे तांत्रिक है, इसने मरवा दिया हमारे लड़के को। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। वो तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं थे, मैं तो जानता था उनको। फाइनली पता चला
कि उस लड़के को सांप ने काट लिया है। तो मैंने कहा सांप ने कैसे काटा? बोले ये साइकिल पर जा रहा था, इसका बड़ा भाई जा रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था, रेलवे लाइन में रेल गुजरी और ये रुका, ऊपर से चील एक सांप को लेके जा रही थी, उसके पंजे से सांप छूटा और छूट के इसके गले में गिरा, गिरते ही उसने इसे डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न कुंडली की इतनी सटीक व्याख्या कोई कर सकता है? सर्प योग फिर मेरे दिमाग में आया, यार सांप ने काट लिया, मेरे साथ तो युद्ध हुआ। ये मैंने बातें आपको इसलिए कही हैं कि ज्योतिष की बड़ी गहन, बहुत गहन अनुभूतियां हैं। पाप कर्तरी, कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, और आप हैरान होंगे हमें पता ही नहीं पाप कर्तरी होता क्या है। हम इतना ही जानते हैं कि अगर लेफ्ट और राइट में किसी ग्रह के पाप ग्रह हो तो उसे पाप कर्तरी कहते हैं, उसे नहीं कहते पाप कर्तरी। तो फिर क्या होता है पाप कर्तरी? पाप कर्तरी का अर्थ यह है यदि दूसरे ग्रह में वक्री ग्रह हो, कमिंग टुवर्ड्स द लगन, और 12वें घर में मार्गी ग्रह हो, गोइंग टुवर्ड्स द लगन, तब पाप कर्तरी होता है। अब बजाओ तालियां, ये दे रहा हूं मास्टर की आपको, और अक्सर आप चूक जाओगे। अगर दूसरे भाव में राहु या केतु है, वो लगन की तरफ आ रहा है, और अगर 12वें भाव में मार्गी ग्रह है, और अगर 12वें घर में राहु पड़ गया तो पाप कर्तरी नहीं लगेगा, क्योंकि गोइंग टुवर्ड्स द 11th हाउस। और बहुत सी गलतफहमियां हैं। चलिए एक बात, वो भाग्य बदला जा सकता है कि नहीं? लो आज सुनो, कीमती सूत्र सुनो, ना तो कोई बताएगा, और अगर पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे। पराशर ऋषि पूछा था उनसे भी, भरत जी ने पूछा था, आपने तो कुंडली मिलाई थी, राम जी इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया, तो उन्होंने कहा सुनो भरत, भावी प्रबल, अश्रुलेत मुनिनाथ, लाभ हानि यश अपयश, जन्म मृत्यु विधिहात। लेकिन इसको डिकोड पराशर करते हैं। इसकी पूरी व्याख्या आज सुनो, और ये साक्षी के प्रोग्राम में अभूतपूर्व व्याख्या होगी और आप लोग इसको सुन के आनंदित हो जाएंगे। भाग्य के बारे में एक बात समझ लें, ये जो आपका 9वां भाव है और ये जो 5वां भाव है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। 5वां भाव जो है ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के ऋण अनुबंध हैं। ऋण अनुबंध, ये अपने में एक अलग लेक्चर है, क्लासिकल लेक्चर है ऋण अनुबंध का। और सच तो ये है, अगर कोई कहे ज्योतिष होता है तो कहो ऋण अनुबंध के कारण ही ज्योतिष होता है। पुराने कर्जों को चुकाने के लिए ही तुम बार बार पैदा होते हो। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या भाग्य बदला जा सकता है? पराशर ऋषि से पूछते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं, ध्यान से सुनो सब जने, मोबाइल इधर दो रख दो, जो ज्योतिष सुनना चाहते हैं सुन लो। पराशर ऋषि कहते हैं इसके अंदर आपको D9 चार्ट देखना चाहिए। D9 चार्ट में जाके देखो, 3 सूत्र हैं, 3 नियम हैं। एक है दृढ़, एक है, ध्यान से सुनो, एक है दृढ़, एक है दृढ़ अदृढ़, और एक है अदृढ़। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। यदि आपकी लगन कुंडली चर लगन की है, 1 4 7 10, और अगर इसको बारीकी से देखना हो तो D9 में जाके देखो। D9 में जाके देखो, क्या D9 का लगन चर लगन है? अगर D9 का लगन चर लगन है तो ये अदृढ़ कुंडली है। अगर D9 का लगन स्थिर है 2 5 8 11,
तो ये दृढ़, वो अदृढ़, ये दृढ़। और यदि लगन द्विस्वभाव है, 3, 6, 9, 12, तो ये दृढ़ अदृढ़ दोनों है। अब सुनो सूत्र, यदि आपका लगन स्थिर लगन है, दृढ़ है, 2, 5, 8 और 11, इनका भाग्य किसी भी कर्म से, किसी भी पूजा से, किसी भी अनुष्ठान से नहीं बदला जा सकता। आप बजाओ तालियां। और यदि अदृढ़ है तो पूजा से, संस्कार से, बड़ों के आशीर्वाद से भाग्य के अंदर कमी बेशी की जा सकती है। हो जाएगी ये गारंटी नहीं, पर की जा सकती है। अगर गुरु सिद्ध हो, अगर अनुष्ठान करे तो हो सकता है। वो भी तो एक कर्म है, उसका भी तो प्रभाव आएगा। और यदि दृढ़ अदृढ़ दोनों हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन इसमें आपकी आस्था और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं यहां पर 2 बातें और कहूंगा। ऋण अनुबंध, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई, इसका निर्णय ऋण अनुबंध से होता है। बिना इसके ज्योतिष टिकता ही नहीं है, ज्योतिष होता ही नहीं है। अगर तुम्हें ऋण अनुबंध नहीं आते तो क्यों लिया जन्म आपने? क्यों एक बच्चा अमीर के घर में पैदा होता है? क्यों एक गरीब के घर में पैदा होता है? और क्यों गरीब में चाय बेचता बेचता एक राजा बन जाता है? और क्यों राजा के घर में पैदा हुआ अभी तक सोच रहा है मैं क्या करूं? ये क्या सूत्र है? सबसे पहले ऋण अनुबंध के अंदर आप इतना देख लें, और इसको जो हम चेक करते हैं वो वर कुंडली में करते हैं। मान लीजिए आपने देखना है कि आपको जो पत्नी मिली है इस जन्म में, इसके साथ कहीं ये पूर्व जन्मों का, क्योंकि सनातन में तलाक नहीं होता, 7 जन्मों का विवाह होता है। आज जो हम विदेशी परंपरा से प्रभावित होकर तलाक तलाक कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, नए ऋण पाल रहे हो, नए ऋणों का पालन हो रहा है। अगर तुम्हें मिली है तुम्हारे कर्मों से ऐसी पत्नी जो तुम्हें सुनाएगी, और ये कैसे पता चले? अगर तुम्हारी जन्म कुंडली में लगन में पाप ग्रह है, सो सिंपल, सो सिंपल। अगर तुम्हारी जन्म पत्री के लगन में पाप ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, राहु केतु है, तो ये तुम्हारी पत्नी का भावात भावम है। 7th हाउस गोज टू योर लाइफ पार्टनर, और बहुत सी चीजें हैं। उसके जो अपोजिट ग्रह है उसका प्रभाव आएगा। अगर 7th भाव से 7th हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव है तो तुम्हें पत्नी से कष्ट होगा। ये पूर्व जन्मों के ऋण अनुबंध हैं। क्यों कहते हैं लग्न में गुरु हो तो 1000 दोष दूर हो जाते हैं? इसीलिए दूर हो जाते हैं। गुरु संस्कार देते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, ये करो और ये ना करो। गुरु बताते हैं कि एक कन्या के ऊपर 2 कुलों का भार है। वो किस कुल की बेटी है, वो बेटी किस कुल की है, और किस कुल की वो बहू बनेगी। ये 2 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां उस स्त्री के ऊपर, उस बेटी के ऊपर होती हैं। तो अगर लगन कुंडली में, लगन में पाप ग्रह हैं, लेकिन क्या ये वाकई होगा? आप में से कई कहेंगे नहीं, साढ़े ते नहीं होता, साढ़े ते हैगा, साढ़े ते नहीं होता। तो चलो D9 में चलो। नाउ दिस इज ए मास्टर की। अगर लगन में शुभ ग्रह है पर D9 में पाप ग्रह है, D9 में अगर लगन में पाप ग्रह है तो पहले तो स्त्री अच्छी थी, बाद में क्रूर हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, और तुमको उसके उल्लाहने, उसके कष्ट सुनने पड़ेंगे। इसका उल्टा भी है, पति भी दे सकता है। अब अगर किसी बेटी की कुंडली के लगन में मंगल हो, हिंसक प्रवृत्ति होगी, शनि हो, ध्यान ही नहीं रखेगा, उससे उदास हो जाएगा, उसका मन ही नहीं रहेगा उस तरफ। ये एक अलग विषय है, किन किन ग्रहों के क्या प्रभाव होते हैं, अभी इतना समझे। लेकिन बेटी को भी अपना D9 देखना चाहिए। अगर D9 में उसके लगन में पाप प्रभाव है तो निश्चित ही पति द्वारा त्यक्त होगी,
पति छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, पति छोड़ के कब चला जाएगा? मास्टर की दे रहा हूं, भूल के भी पत्री मिलाते वक्त अगर नाड़ी दोष हो, विवाह मत करना। अगर पत्री मिलाते वक्त नाड़ी दोष हो तो विवाह मत करना। नहीं जी, साडा ते स्टेप दूजा सी, उसका नक्षत्र पहला चरण था, हमारा तो तीसरा है। अरे कुछ नहीं होता इससे। क्या होता है जी? फिर क्या होता है? पति पत्नी, पति विशेष रूप से उसका काम ठप होगा, विदेश चला जाएगा, फिजिकल दूरी हो जाएगी। पति नौकरी करेगा, दूर चला जाएगा, साउथ में विदेश चला जाएगा। हुण पंजाब के मुंडिया की पत्री वेख लो जेडे सारे कनेडे जा रहे हैं। रिसर्च करने का ये विषय है भाई। तालियां दे जाओ यार, जिससे कुछ फोगट से मिल रहे हैं माल। अच्छा, ये ऋण अनुबंध औलाद से देख लो। ये बेटा मेरा ध्यान रखेगा नहीं रखेगा? ये पुत्र मेरा ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? तो कैसे चेक करेंगे? लगन कुंडली का पंचम भाव का स्वामी देख लो क्या है। एक, अगर उसके ऊपर पाप प्रभाव है तो हम ये मान के चलेंगे कि बेटा के मेरे से विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन क्लासिक्स में पराशर ऋषि का सूत्र, यदि जन्म कुंडली का लग्नेश और नवमेश और षष्ठेश, जन्म कुंडली का आपका लग्नेश, छठा भाव ऋण अनुबंध और नवम भाव पिता, तो पिता पुत्र की नहीं बनती। रोज लड़ाई झगड़े होंगे, जो मर्जी कर लो, लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर ये आपको D7 में मिल गया, D7 तो होता ही संतान के लिए है। अगर D7 में लग्नेश, षष्ठेश और नवमेश का संबंध हो जाए तो पिता और पुत्र के संबंध नहीं, इनके आपस में बनती ही नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है हर पुरुषों को पत्री मिलाने से पहले अपने लग्नेश को देखें। अगर लग्नेश छठे, आठवें, 12वें है, अगर लग्नेश पाप प्रभाव में है, अगर लग्नेश अस्त है, तो खतरे की घंटी नंबर 1, पत्नी से होगी बेइज्जती और होगा बेड़ा गर्क। अब इसको चेक करो फाइनली। अब जाओ D9 चार्ट में। D9 चार्ट के अंदर देखो क्या लगन पे पाप प्रभाव है, तो पत्नी को कैसे भाव आएंगे? अगर मंगल का भाव है तो क्रूरता आएगी, हिंसक भाव आएंगे। शनि का भाव है, आपको अवॉइड करेगी। इसमें एक चीज और बोल दूं, मंगल शुक्र के बारे में बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि मंगल शुक्र एक साथ हो, लड़के की कुंडली देखी, अरे ये तो चरित्रहीन है। अरे नहीं भाई, नहीं, मंगल शुक्र से चरित्रहीनता नहीं आती। गलत कॉन्सेप्ट है ये। मंगल शुक्र को चेक करना पड़ेगा। देखो, मंगल है पावर, मंगल है निर्णय लेने की क्षमता, मंगल है डिसीजन पावर, और शुक्र तुम्हारे शरीर का वीर है, शुक्र तुम्हारे शरीर का तेज है, शुक्र तुम्हारी ललित कलाएं हैं, शुक्र तुम्हारा पेंटिंग, डिजाइनिंग, तुम्हारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तुम फिल्म इंडस्ट्री में हो, ये सब मंगल शुक्र से आएंगे। तुमने एक उस पॉइंट से सबको नाप दिया, ऐसा नहीं होगा। मंगल शुक्र कहीं भी हो, हां, सौंदर्य प्रियता उसमें रहती है, वो तो सब में रहती है। आंखें कब सौंदर्य नहीं देखती? बताओ, कौन आंखों से सुंदर चीज नहीं देखता? कपड़े कौन सुंदर नहीं पहनता? फल फ्रूट कौन अच्छे नहीं खाता? नेत्र सौंदर्य को ही चाहते हैं, कान मधुर ध्वनि को ही चाहते हैं, और मुख तो रसीला भोजन ही खाना चाहता है। अरे इंद्रियां श्रेष्ठ को ही चुनती हैं। लेकिन यदि तुम्हारे लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो तुम्हें नियंत्रण में रखती हैं, मर्यादा में रखती हैं। और यदि शुक्र का प्रभाव हो, शुक्र पर पोषक है, शुक्र की निष्ठा दैत्यों में है, शुक्र की निष्ठा असुरों में है, शुक्र की निष्ठा देवताओं में नहीं है। इसलिए स्वच्छंद प्रियता है, इसलिए वो भाई साहब थोड़ा लगा भी लेते हैं। शुक्र, अगर लगन में शुक्र होगा, वो व्यक्ति दूसरों का पोषण करेगा। ये फिर से सुन लो, लगन में गुरु होगा, नियंत्रण में रखेगा,
नियमों को मानेगा, लगन में गुरु होगा, परपोषक होगा, वो दूसरों की बात सुनेगा, नहीं नहीं वो ठीक कह रहा है, और उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है थोड़े से नियमों का पालन करके। तो ये बड़ा ध्यान देने की बात है। लेकिन अगर गुरु शुक्र आमने सामने है, बहुत बड़ा योग है। गुरु शुक्र योग है, ये व्यक्ति संस्कारी भी होगा, ये व्यक्ति ऐश्वर्यवान भी होगा। गुरु शुक्र का योग अगर कुंडली में आ जाए। अच्छा, सूर्य बुध का योग, बुध व्यवहार कुशल है, ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा सूत्र है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिर्विद हो सकता है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा मंत्री हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, सूर्य बुध मिल जाए तो। अच्छा, शनि और सूर्य मिल जाए कुछ नहीं बिगड़ता। सूर्य और शनि मिले, इस व्यक्ति में दूसरे के दिल में क्या है उससे देखने की अतीन्द्रिय शक्ति होती है। यह 50 आदमियों में से कौन आदमी ढंग का है उसे देखने की ताकत रखता है। अगर सूर्य और शनि एक साथ है तो अरे घबराना नहीं, यह है असली चीज। अगर शुक्र मंगल है तो सुनो, शुक्र वैज्ञानिक है, शुक्र कंप्यूटर है, शुक्र मीडिया है, शुक्र इलेक्ट्रॉनिक की सारी, शुक्र एआई का सारा डिपार्टमेंट शुक्र के साथ है। इसके साथ मंगल है तो ये इस डिपार्टमेंट का कमाल कर देगा। ये प्रोडक्शन में, ये फिल्म के अंदर ये कमाल कर सकता है। सौंदर्य प्रियता भी है। हाँ, अगर D9 में शुक्र मंगल आ गए, लगन में और 7 में या 7वें भाव में आ गए, अब इसके बिगड़ने के योग हैं। लेकिन ये कैसे तय होगा? आफ्टर मैरिज इसके औरतों से संबंध है कि नहीं? गुरुजी पत्री मिलाई, गुंते मिल गए हैं, ये बता दो। शादी के बाद ये और औरतों के साथ संबंध तो नहीं रखेगा? हाउ, कैसे चेक करोगे? पराशर ऋषि एक सूत्र देते हैं, बोले 3rd हाउस में जाओ, पहले तो लग्नेश को देखो। अगर लग्नेश वीक है, अस्त है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा, तीसरे भाव को देखो। अगर तीसरे भाव में मंगल देख ले, तीसरे भाव में केतु देख ले, सूर्य देख ले, यह आउटस्टैंडिंग निर्णय लेने वाला आदमी है, यह कुछ भी कर सकता है। 3rd हाउस विल डिसाइड कि आफ्टर मैरिज इसके संपर्क होंगे या नहीं होंगे। निर्णय 3rd हाउस लेके देता है। कि ज्योतिष की बातें हैं। और अब जीडी वशिष्ठ के लिए एक संदेश। मैं दूसरी तीसरी बार आ रहा हूं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। जैसे एक आई स्पेशलिस्ट होता है, जैसे एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, जैसे एक फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे ही आपका विद्वान ऐसा होना चाहिए। उसको एक टॉपिक दीजिए कि 3rd हाउस में बोलो, 5th हाउस में बोलो, सब पे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्ट दो, अब वो अपने आप देगा। उसे कहो नौकरी करेगा क्या व्यापार? आप नौकरी करेंगे या व्यापार? किसमें फायदा है? जन्म पत्री देख के लोग पढ़ के आते हैं, ये कैसे डिसाइड करोगे नौकरी करेंगे कि व्यापार? अगर लग्नेश वीक है, अगर लग्नेश कमजोर है तो ये नौकरी करेगा। अगर लग्नेश तो वीक है पर D9 में पावरफुल है तो पहले नौकरी करेगा, बाद में ही अपना काम करेगा। ये रहा सूत्र। D9 में अगर लग्नेश पावरफुल हो गया है, पहले नौकरी करेगा, फिर ये अपना काम करेगा। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लो मास्टर की, अब लो। तो 3rd हाउस को देखो। अगर 3rd हाउस में मंगल है, सूर्य है, पावरफुल प्लेनेट है, ये झंडे गाड़ देगा। ये जो भी करेगा कमाल कर देगा, क्योंकि इस पे असाधारण शक्ति होगी। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, धन्यवाद। आपके भीतर परमात्मा को प्रणाम करता हूं। थैंक यू। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com.
acharya.anilvats@gmail.com।